यस, क्लास 6 आज रामायण के पार्ट 3 चैप्टर 2 वरदान का पाठ करेंगे हम रामायण में। तो आइए इस पाठ में देखिए कि राम के राजा दशरथ के मन में राम के प्रति क्या इच्छा प्रकट होती है। यस, बोलिए। पार्ट 3 दो वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। राजा दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं विदिन हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकई राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादाओं की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अजब्बा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भून गई। राम का राज्याभिषेक उसे सत्यंत्र लगा। कैकेयी के विरुद्ध वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। सर्वोपरि। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुंगलगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध में आग बबूला मंथरा रानी वास की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी।
क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा विपदा आने विपदा वाली है। विपदा आने वाली है। विपदा आने वाली है, यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ, विपत्ति का प्रहार टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है ना? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराजा दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकई ने प्रसन्नता से अपनी गले का आहार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या? मती मारी गई मती मारी गई है। सवाल राम को योग्यता का नहीं है। राजा दशरथ ने षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। यस बेटा, यस, वेट वेट। अब देखो बच्चों, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब बड़े हो गए और वो अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा करके वापस अयोध्या लौट आए, और फिर उसके बाद राम अपने सभी भाइयों में बड़े थे, तो वो अपने पिता के साथ उनके राजकाज में थोड़ी सी उनकी मदद भी करते रहे। तो उस इससे जो उनकी प्रजा थी सब उनको बहुत मानती थी, सब उनसे प्यार करते थे। दरबार में भी राम का सम्मान जो है निरंतर बढ़ रहा था जब वो दरबार में जाते। तो राजा दशरथ ने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुला करके आपस में बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत लंबे समय तक अपना राज्यकाज चला लिया, जैसे भी मुझसे बन पाया मैंने अपना राज्यभार संभाला। अब मैं अगर आप लोग तैयार हो तो मैं युवराज का पद, मतलब राम को जो है युवराज बना देना चाहता हूँ। अगर आप सबकी राय इससे अलग है भाई, जो मैं सोच रहा हूँ, तो मैं भी उस पर भी मैं सोचूंगा। लेकिन सभी ने बच्चों अपनी अनुमति, उनको हाँ कही कि नहीं, हम लोगों को भी राजा राम का जो है युवराज बनना स्वीकार है। और सबने उनके इस प्रस्ताव का जो है वो स्वागत किया। उसके बाद चारों तरफ जय जयकार होने लगी। दशरथ भी थोड़ी देर तक सबकी खुशहाली वाली बातें सुनते रहे। उनको संतोष हुआ। उन्होंने कहा चलो अगर ये सबको मंजूर है तो शुभ काम में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, फटाफट इस काम को करना चाहिए। राम का राज्याभिषेक अब हम कल सुबह ही कर देंगे। और जैसे ही राजा दशरथ ने ये बात कही, ये समाचार पूरे राज्य में, मतलब पलक झपकते ही फैल गई पूरे नगर में। जब बस जहां देखो वहां बस राम के राज्याभिषेक की तैयारियों की बात होने लगी थी। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वे अपने नाना के यहाँ गए हुए थे। जब भी भरत अपने नाना से अयोध्या वापस लौटने की बात करते तो उनके मामा नाना उनको रोक लेते थे। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना बिल्कुल भी नहीं थी कि अयोध्या में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी कोई, क्योंकि काफी दूरी पर था। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी नहीं पता था कि पिताजी ने क्या निर्णय लिया है ना, यह जानकारी भी नहीं थी। अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैके से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न आना संभव है। मतलब एक दिन में उनके ननिहाल जो कैके राज्य में वो लोग गए हुए थे, वहां से उन लोगों को एक दिन में वापस आ पाना असंभव था, है ना, आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। उन्होंने कहा देखो भाई राम, तुम्हारे इस राज्याभिषेक में भरत और शत्रुघ्न तो नहीं है, लेकिन देखो मुश्किल भी है, क्योंकि वो लोग, अगर उन लोगों को हम खबर करते हैं कि तो राम का राज्याभिषेक हो रहा है और तुम लोग आ जाओ, तो वो लोग एक दिन में तो आ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम है वो बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए। उन्होंने राम से कहा कि जनता तो तुम्हें अपना राजा समझ ही रही है ना, जनता तुमको अपना राजा बना के
यस बेटा। फिर राज्याभिषेक की तैयारियां सारी तरफ फैल गई और ये जो है जो रानी कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, उसने भी देखा कि चारों तरफ महल में सजावट खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाई और फल फूल इकट्ठे किए जा रहे हैं, सारे अनुष्ठान हो रहे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य सा हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था लेकिन कि क्यों हो रहा है, किसी ने उसको बताया नहीं। तो उसने जो रानी कौशल्या की जो दासी थी उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तब उसे पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये उत्सव उन्हीं के लिए सब मनाया जा रहा है। ये बात सुनते ही जो मंथरा थी वो तो एकदम जल भून के राख हो गई, है ना। और क्योंकि वो कैकेयी की दासी थी और बचपन से ही कैकेयी क्या हित के लिए सर्वोपरि मतलब वो रखती थी। मंथरा उसे अपना हित मानती थी कि कैकेयी का ही सब कुछ हो अच्छा और किसी का अच्छा ना हो। रानी कैकेयी भी उसको बहुत मानती थी। वो क्रोध यानी गुस्से में आग बबूला होकर के रानीवास जहाँ रानी का महल था कैकेयी का, वहां उधर की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में जाकर के हाँफ रही थी। क्रोध से उसका चेहरा जो था एकदम लाल था और भागते हुए पहुंचने के कारण उसकी सांस भी उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा, है ना, कि उस समय वो रानी कैकेयी सो रही थी। किसी तरह उसने अपने आप को स्वयं को संभाला मंथरा ने और फिर कहा, अरे मूर्ख रानी, उठो उठो, तेरे ऊपर अब भयानक विपदा आने वाली है, यानी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये समय सोने का नहीं है ना। ये समय सोने का नहीं है, विपत्ति आने से पहले ही तुम जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से एकदम चौंक कर उठी। उन्होंने मंथरा को ये ऐसे हाँफते हुए देखा। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम इतनी घबराई क्यों, सब कुछ कुशल तो है ना। उन्होंने पूछा, हाँ। तो रानी मंथरा कहती है, कैसा कुशल, कैसा मंगल, अब तो सब अमंगल ही होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज बनेंगे। तो कैकेयी तो राम को बहुत प्यार करती थी ना, तो उन्होंने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार निकालकर और मंथरा को मतलब इनाम दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। तो मंथरा फिर से कैकेयी को बोलती है कि रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। राम सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत को जानबूझ के ननिहाल भेज दिया गया है और इस समारोह यानी उत्सव में उन्हें बुलाया तक भी नहीं गया है। यस, आगे रीड करिए। मैम कैन आई माधव? यस बेटा। मैम कैन आई? यस बेटा। मैम कैन आई माधव? माधव बोलो, जल्दी जल्दी पढ़ना बेटा। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डराते हुए कहा, डांटते हुए कहा, राम के पत्री मेरे अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेगा। यस बेटा। माधव बेट। अब कैकेयी जो है ना मंथरा की बात सुनकर के बहुत क्रोधित हो गई। उसने कहा, मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा बहुत प्रेम है, वो मुझे माँ के समान मानते हैं, और तुझे इसमें क्या षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। इसमें षड्यंत्र तो कुछ भी नहीं है। राम के बाद ही भरत राजा बनेंगे, क्योंकि हमेशा राजा जो है अपने बड़े पुत्र को ही बनाया जाता है और राम ही ज्येष्ठ है, तो ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिलता है। इस बात को उन्होंने ऐसे बोला। यस, नेक्स्ट चित्रा पढ़ो जल्दी से इसके आगे के लिए। चित्रा। कैन आई रीड? मैम, राम के बाद भरत ही राजा बनेगा। राजा सर्वात ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। फटकार कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखाई देता, संकट नहीं देखता। संकट। यस बेटा, वेट।
मंथरा को जब कैकेयी ने डांटा तो उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए तो दशरथ का ये षड्यंत्र ही था कि दशरथ ने जानबूझ के ऐसा किया है। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई उनके साथ और उनके बहुत निकट, उनके बिल्कुल पास में बैठकर कैकेयी के चेहरे को देखते हुए उसने कहा कि तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आने वाला संकट, आसन्न संकट यानी आने वाला संकट दिखाई नहीं दे रहा है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आ जाएगा, है ना। समझो रानी, अगर राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद तो अगला राजा राम का पुत्र ही होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। रानी जो है, राम को राज्य मिला तो वे भरत को देश से निकाल भी देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल में भेज दिया जाए। यस, यहाँ से रीड करो। आदित्य पढ़ो। मैम आदित्य यहाँ से पढ़िए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्ता क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई देखने लगी। तुम्हें बताओ, मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए हैं। राजा दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राज्य घड़ी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन के एक प्रश्न अभी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रानीवास बुलवाए या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भाप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर भवन चली जाओ। महाराजा दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, तो वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी। कैकेयी जो है पर मंथरा की बात का असर होने लगा कि हाँ, ये सही कह रही है। उनका भी थोड़ा सा सिर चकराया। वो पलंग से एकदम उठी तो घबराहट में उनके पैर भी सीधे नहीं पड़ रहे थे, उनकी आंखों में आंसू भी आ गया कि ऐसा होने वाला है। उनका जो मन था वो भी दुखी हो गया। प्रसन्नता की जगह वो उनके अंदर भी क्रोध ने ले लिया। मंथरा के तर्कों में उन्हें भी सच्चाई दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। फिर कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं, है ना। तो कैकेयी अपने आंसू पोंछे हुए मंथरा से बोला। मंथरा भी उनके पास पलंग से उठ करके गई और उसे याद दिलाया कि तुमने एक बार राजा दशरथ से को जो है युद्ध में हारने से बचाया था। तब राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, पर तुमने उस समय मांगे नहीं थे। अब वो 2 वरदान तुम मांग लो। उनमें से एक जो है राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा जो है भरत को राजगद्दी। ठीक है। कैकेयी का चेहरा तमतमाया था। उन्हें जो है मंथरा की बात बिल्कुल ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अभी था कि दशरथ से इस बात को कहा कैसे जाए। तब उन्हें रानीवास बुलाएं या प्रतीक्षा, मतलब उनको अपने महल में बुलाएं राजा दशरथ को, या उनके आने की प्रतीक्षा करें, कैसे कहें ये बात। तब मंथरा ने कहा, उनके मन की बात समझते हुए कैकेयी के, तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम को भवन में चली जाओ। महाराज दशरथ अगर आएंगे तो तुम उनकी ओर देखो भी मत, उनसे बात भी मत करो। तुम नाराज हो जाओ तो वो अपनी प्रिय रानी को ऐसा दुखी देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम अपनी पुरानी बातें याद दिला करके अपने दोनों वचन उनसे मांग लेना। यस, आगे कंटिन्यू। मैम कैन आई माधव? नो बेटा, माधव। रीड आरुष। मैम कैन आई रीड अर्नब सिंह तोमर? यस बेटा। मैम कैन आई रीड आरुष? आरुष, आप कर चुके हो बेटा, आप कर चुके हो।
नो मैम आरुष ने नहीं किया। हाँ तुम करो करो, तुम्हें भी देखूं मैं। पढ़ो। मैम कैन आई रीड आरुष? एक मिनट, एक एक बच्चे को करने दो, जल्दी करो। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई को भवन चली गई। मंथरा रानी वास से निकल गई। यार बेटा ये दिन देखो, भर ऐसा अब उन्होंने कैकेयी ने कहा हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, अगर राजा दशरथ ने कोई ऐसा षड्यंत्र सोचा है तो मैं उसको पूरा नहीं होने दूंगी। और फिर चलते चलते उसने रानी कैकेयी से मंथरा ने कहा कि देखो राम के लिए जो है 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना, कहीं राजा दशरथ की बातों में आकर के राम के लिए कम समय का वनवास मांग लो, है ना। ऐसा ऐसा मत करना। तुम जब तक राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगोगी तो इतने टाइम में भरत अपने राजपाट को अच्छे से संभाल भी लेंगे, और जब वो 14 वर्ष के बाद लौटेंगे तो लोग जो है अयोध्या वासी उनको भूल चुके होंगे। तो इसलिए अब तुम जल्दी करो, देर मत करो रानी, समय बहुत कम है। रानी भी उससे बातें करने के बाद को भवन में चली गई, और मंथरा भी रानी अपने रानीवास जो रानी का महल था वहां से निकलकर अपनी जगह चली गई। यस। दिन भर की कैन आई रीड गहन नथिंग तोमर? के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकई की कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई, कैकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्यों? क्या इसीलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। यस। अब जैसे ही रानी को भवन चलेगी, दिन भर राजा दशरथ महल में लोगों का काम धाम देखते देखते जब उनको रानियों की याद आई तो उन्होंने सोचा चलो अब जल्दी से महल में चलकर उनको भी इस समाचार को सुना देता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि कैकेयी के पास ही चलते हैं, क्योंकि वो सबसे कैकेयी को बहुत ज्यादा मानते थे। तो वो कैकेयी की कक्ष मतलब कमरे की ओर मुड़े। कैकेयी वहां उनको नहीं दिखी, तो जो वहां पर प्रतिहारी खड़ा था चौकीदार, उससे पूछा कि रानी कैकेयी कहाँ है, तो उसने बताया कि को भवन में। राजा दशरथ को चिंता होने लगी कि रानी को भवन में क्यों चली गई, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि अब तक उनको बताया नहीं गया है सिर्फ इसलिए? कोई बात नहीं, मैं अवश्य उनको मना लूंगा, दशरथ ने ऐसा सोचा। तो चलिए इसके बाद वाला चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में करती हूँ।